तब रोलक एक्ट बहुत अपने जोश में था कि भाई हमें तो बस हुक्म मिलना है जनरल डायन से और हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो उन्होंने बिहार जहानाबाद भेजा इनके पास इनको ख़त्म करने के लिए। इनकी हाइट लगभग 6.5 फीट हुआ करती थी और इनकी आवाज़ रज़ा मुराद जैसी आवाज़ जैसी थी। तो ऐसे चलते थे, घोड़े पे चलते थे उस टाइम पे, सन 1800 की बात बता रहा हूँ, घोड़े पे चलते थे। फिर उसके बाद जब जिनको पता चला जहानाबाद में रोलक एक्ट आ रही है, जंग होने वाली है देश के लिए, और जो रोलक एक्ट वो है जो जलियांवाला बाग में जिसने भी अटैक किया था, तो उन्होंने 400, 500, 700 लोगों का अपना पूरा संगठन बनाया और कहा कि हमें इनसे लड़ना है। और वो लड़ते 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 उस अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हुए और शहीद हो गए। जब ये शहीद हुए थे तो इनके शहीद होने तक लगभग इस खानदान के 300 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जो कि खानदान हमारा बिहार और कोलकाता में रहा करता था। तो घरों में घुसते थे, कितने 23 लोग हैं मार दो, कितने 45 लोग हैं खत्म कर दो, ऐसे करके मारा जाता था। क्योंकि अमीरुद्दीन से सब जुड़े हुए थे और अमीरुद्दीन वो जो कि सबसे बड़ा जंगजू हुआ करता था उस टाइम का। तो उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पार्टी फाउंड की थी 1912 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी। उस पार्टी के कमांडर उन्होंने इनके बेटे शमसुद्दीन साहब को बनाया कि आप पार्टी के कमांडर बन जाइए और देश की आज़ादी में क्रांतिकारी के तौर पे आप आगे इस पीढ़ी को बढ़ाइए, इस कार्य को बढ़ाइए। तब इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जुड़कर, नेहरू जी के साथ जुड़कर और गांधी जी के साथ जुड़कर देश की आंदोलन में साथ दिया। इसके बाद इनके बेटे लगभग 14-15 साल के थे, मोहम्मद गुलाम रसूल 14-15 साल के थे उस टाइम पे। तो मोहम्मद गुलाम रसूल साहब ने भी ये सोचा कि मेरे पिताजी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन कर रहे, तो क्यों ना मैं भी करूं। इन्होंने अपने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, संगठन बनाया और इन्होंने सेम इनके नक्शे कदम पे चलना शुरू किया कि अब जहानाबाद में जितने भी ब्रिटिश राज्य की चौकी है उन चौकियों को उड़ाऊंगा मैं। उन चौकियों को उन्होंने उड़ाना शुरू किया, उनके हथियार लूटने शुरू किए और लोगों तक जो भी परेशानियां चल रही थी उन सब तक मदद पहुंचाने की कोशिश की कि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी। अभी अपनी पीढ़ी का जिक्र कर रहा था हमारा भाई अजहर, इसके बेटे को देखा खड़े खड़े खाना खा रहा था। उनका बेटा बैठ के खाओ, खड़े खड़े खाना खाना हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है, बैठ के खाओ। बोले आपकी सुनिए पापा की, आप कहते खड़े खड़े खाना मत खाओ, बैठ के खाओ। और बाप कहता है जवान लड़की को बैठ के घर पे नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बेटा इसका है तो इसी के अंदाज पे गया होगा, ये भी खड़े खड़े खाना खाता है। किसी भी पार्टी में जहाँ भूखे लग जाए वहाँ खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े अजहर के लिए मैं क्या कहूँ। और दिलीप सेन जी से जोर लगाओ, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। और एक जो इनकी रिंगटोन है, मैं चाहूंगा कि दिलीप सेन साहब वो खुद अपनी आवाज में सुने जो आपकी रिंगटोन है। होठों पे बस मेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। मेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। अजहर आई लव यू, आई लव यू। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, सबको जो यहाँ आए हैं। इस बेटे के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत फख्र की बात होती है कि कोई। अजीत कपूर जी के लिए मैंने एक वेब सीरीज की थी, राइट, जिसमें मैं हीरो था और उस वेब सीरीज का नाम क्या था? उसका नाम था मर्डर पार्टी। मर्डर पार्टी, लीजिए पकड़िए। और ये मर्डर पार्टी के लिए जीत कपूर साहब को मिल रहा है अवार्ड। दो शब्द बोल दीजिए जीत साहब। जीत कपूर जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले काजल भाई बहुत मुबारकबाद हो कि आपने अपने दादाजी के लिए जो पीढ़ियों के लिए हर साल जो अवार्ड करते हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
और मैंने अजहर भाई को ज़्यादा समय से नहीं जानता हूँ, पर जब से जानता हूँ ही इसे बोलते ना मैन ऑफ डायमंड हार्ट, हीरे जैसे दिल है उस इंसान का, सोने जैसा दिल नहीं है। ये अपने बारे किया और बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, भूखा भी रहा, फुटपाथ पे भी रहा, हर तरीके से इसने जिंदगी जी है। तो मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं अजहर की उतनी कम है। तो जोरदार तालियां बजाइए जरा अजहर हुसैन के लिए, कि बहुत मेहनती लड़का है और रियली ये सबके बारे में सोचता है। जब भी कोई काम करेगा तो सबको कुछ ना कुछ दिमाग में रख के करता है। हमारे बड़े भाई की तरह हमेशा सुनील पाल जी, इनकी जितनी भी तारीफ करो कम है, क्योंकि ये हमेशा भाई की एक भाई वाला किरदार निभाते हैं। हम सबके साथ में, यानी मेरे साथ ही नहीं, हम सबके साथ में इनका जो नेचर है, व्यवहार है, कभी भी किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए कोई नाराजगी नहीं है। और हमेशा इन्होंने भी जितना संघर्ष किया है अपनी जिंदगी में, आज जिस मुकाम पर है पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, फिर भी ये हम लोगों के बीच में एक आम आदमी की तरह आके एक बहुत बहुत तालियां बजाएं भाई। फोटो खींचना भाई, वीडियो भी हो सकता है। और मैं दूसरा अवार्ड कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रमेश गोयल जी के लिए दूसरा अवार्ड लाया जाए। दीदी खुश, रमेश जी बीच में आओ, आइए रमेश सर, आइए। द लेजेंड एक्टर हमारे बीच रमेश गोयल जी, अरे पकड़ दो, जोरदार तालियां प्लीज रमेश गोयल जी के लिए। अगला अवार्ड मैं चाहूंगा कि सुनील पाल जी को दिया जाए। थैंक यू सर। ओके सर, हाँ जी, हाँ आप रहेंगे तो हाथ से देखो ना। ये सुनील पाल जी के लिए जोरदार तालियां सुनील पाल जी के लिए प्लीज। मित्रों को बुलाया जाए। हाँ ठाकुर जी आ जाए, आइए ठाकुर साहब आप भी आ जाइए, हाथ लगाइए। जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए प्लीज। तालियां तो बजनी चाहिए भाई। करोगे तो सामने। हाँ जी, हाँ नहीं वो ठाकुर साहब से मिला था, छिप गया उनकी तक के पीछे। बोलते ऊंची इमारतों से घर मेरा छिप गया। अरबाज शेख जी प्लीज, अरबाज शेख जी का अवार्ड लाया जाए। आइए आइए। अच्छा सुरेंद्र ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर जी के लिए अवार्ड लाया। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, आइए सुरेंद्र जी। किया अभी कुछ घंटे पहले, कोई और होता तो मैं नहीं आती, वैसे भी लास्ट मिनट कॉल में कभी नहीं आती। और मेरा ऑलमोस्ट 15 दिन से लगातार काम हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। मैं कल ही आई हूँ छत्तीसगढ़ से और यही काम है मेरा वोट देने का। बट क्योंकि इनके साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छे इंसान है, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने जब बोला कि हम काम करेंगे, तुरंत कुछ दिनों में हमने काम कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है और इस इंडस्ट्री में ये बहुत ही रेयर बात है, इसलिए रिस्पेक्ट एंड थैंक यू सो मच। एंड एक अनाउंसमेंट, 10 जनवरी को मेरी मूवी मैच फिक्सिंग रिलीज हो रही है, जो आपके नजदीकी थिएटर में होगा। इट्स पॉलिटिकल ड्रामा जो 2 महीने पहले रिलीज होना था, बट किसी ने केस फाइल कर लिया। कॉफी विद अरुण आ चुकी है, काफी लोगों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। जहां मौका मिले देखिएगा और दिखाइएगा, और साथ साथ में कॉफी पीजिएगा। कॉफी हमारे बीच में थोड़ा लेट ही सही पर को इन्होंने दोबारा जिंदा किया हम लोगों के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी सोच है कि इस माहौल में रहते हुए इनका ऐसा है कि हम इन सब चीज़ों को दोबारा लाए लोगों के सामने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये एक बहुत बड़ा साइन है। जाएंगे ऊपर तक ठीक है, शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना खास एक शहीद के नाम से आपको अवार्ड नवाजा गया है। शहीद दादा साहब जी के नाम पे ये अवार्ड जो सबको मिला है, बहुत बड़ा सम्मान है। शहीद जो होते हैं वो तो मतलब ये समझते कि उनका ऋण हम चुका नहीं सकते, उनका उपकार हम नहीं चुका सकते, शब्दों में नहीं, किसी तरह से नहीं। तो ऐसे महान व्यक्ति के नाम से अगर कोई चीज़ हमसे जुड़ती है
तो एक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। तो मैं अज़हर और उनकी फैमिली का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना ग्रेट अवार्ड मुझ जैसे नाचिस कलाकार को मिला है। मुझे बहुत ताकत आई है और मैं चाहता हूँ कि हमारे शहीद दादा साहब का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम अच्छा काम कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। हमारी फिल्म जो आई है कॉफ़ी विद अरुण, उसको भी आशीर्वाद दीजिए आप। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भी दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि हम आर्टिस्ट के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हमारे काम के लिए हमें कोई अवार्ड मिल रहा है, इसका मतलब हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद ही जाके बहुत सारे अवार्ड्स देती हूँ लोगों को, पर जब खुद को मिलता है उसका जो फीलिंग है वो अलग ही है। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और नाम भी कितना अच्छा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और एक और खुशी की खबरी है, मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी मूवी जो 2 महीने सेट की हुई थी, फाइनली रिलीज़ हो रही है 10 जनवरी को, मैच फिक्सिंग। इट्स ए पॉलिटिकल ड्रामा। उसमें जो मेन हीरो है वो विनीत कुमार सिंह है, जो मुक्काबाज की हीरो है, और साथ में मनोज जोशी भी है। और मेरा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मैडम जी का। और कौन सी मैडम जी का, वो आप ट्रेलर देख के समझोगे। तो प्लीज़ वी नीड योर बेस्ट विशेस एंड सपोर्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो भाई सुनील पाल वाकई बहुत अच्छा बोले, जो उन्होंने बोला यही मेरे जहन में चल रहा था। और दूसरी बात, लाफ्टर चैलेंज के ये विजेता रहे हैं, तो तब भी ये चैलेंजर थे, और अब रियल लाइफ में जो इनके हुआ है, इनके साथ जो वाकया हुआ है, उस पर भी ये चैलेंजर उभर के निकले हैं। तो इस बात पर तालियां हो जाए। तो वाकई मानना पड़ेगा कि अब तक हम फिल्मों में रियल लाइफ में देखते आए थे, वो उनके साथ रियल में हुआ। उन्होंने बाकायदा जैसे लाफ्टर चैलेंज में सबका मुकाबला किया, ठीक वैसे ही यहाँ भी मुकाबला किया और बाहर आपके सामने आज, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात अजहर हुसैन साहब की, तो कहाँ ये, हाँ अजहर भाई क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। सबसे बड़ी बात यह है कि नई साल परसों से है। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है और परसों 1 जनवरी आ जाएगी। नई साल 2025 शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि नई साल से पहले हम लोगों को ये ऑक्सीजन मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड हमारे लिए, सीनियर एक्टर और सभी एक्टरों के लिए ये एक तरह से ऑक्सीजन है। हमारा हौसला बढ़ता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा करती है। और जिस तरह से मुंबई में ये फंक्शंस के जो दौर चल रहे हैं, हमको हर जगह बुलाया जाता है और हर जगह अवार्ड मिलते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा प्रेस मीडिया से कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम जिस मकसद से मुंबई में एक्टर बनने आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो। वैसे मीडिया हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान है, सब लोगों पर मेहरबान है। और जिस तरह से पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, सबको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से कल पूरी फिल्म इंडस्ट्री नई साल मनाए, हम भी शामिल होंगे, मज़ा आएगा। 2025 की शुरुआत होने जा रही है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। परतों साहब हस्तियों ने जब सब कुछ कह दिया है, तो मेरे लिए कहने के लिए गोयल साहब मैं हमें और अवार्ड की चाहत न होती, अजहर तुम न होते, अजहर तुम न होते, दिखाई न देती अलीना यहाँ भी, अजहर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि राजकुमार क्या है, फिल्म और एड का चेहरा बड़ा है। हमें और राजकुमार की ख्वाहिश ना होती, ये बाजू में ना होती। ये सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस और शहीद दादा साहब अमरुद्दीन के नाम से ये अवार्ड शो हुआ है, क्या कुछ इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले तो अजहर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपने पुरखों की विरासत को लेके के चल रहा है। वरना आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लोग भाई भाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो तो पिछले 200 साल के इतिहास को लेके चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके नाम को आज भी वो जिंदा रखे हुए हैं। बस यही कहना चाहूँगा, वो हमेशा इसी तरह काम करता रहे, अच्छा काम करे और लोगों से शुभकामनाएं लेता रहे। जी सर, बहुत बहुत मुबारकबाद अजहर भाई को। जैसे कि भाई ने कहा, ये बात मेरे भी बहुत जहन में थी कब से कि आज के टाइम पे लोग भाई भाई को भी नहीं देखते और
ये इन्होंने 200 साल अपने दादाजी का नाम अभी भी यहाँ पे उस नाम से अवार्ड किया है, तो इससे पता चलता है कि अज़हर भाई इंसान कितने अच्छे हैं और अवार्ड आज जो किए, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। अज़हर ये जो काम कर रहा है ये मेरे ख्याल से बड़ा ही ग्रेट है, और आज के इस माहौल में ऐसा डेप्थ बहुत कम देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा साइन है। हो सकता है ये चीज़ आगे चल के बहुत बड़ी बने, और हमारे तरफ से मुबारकबाद है अज़हर को, और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। थैंक यू। बहुत अच्छे दोस्त हमारे एक्टर हैं, प्लीज यार देखिए लगाइए, हाथ लगाइए भाई, प्लीज एक बार हाथ लगाइए सर, आइए थोड़ा कम क्लोज। एलिना कम है तो फोटो में ये सारे लोग अवार्ड देने लास्ट में आने का फायदा हो गया। मास्टर है शुरू करें ना। शहीद दादा साहब अमरुद्दीन गौरव अवार्ड्स आपने रखा है, क्या आपको सोचा है एक आपके मतलब पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी थी ये, और शहीद हुए थे, और ये मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक इस तरह का अवार्ड शो अटेंड नहीं किया है, जरा वो सोच जरा दर्शकों को बता दें पहले। सर सोच की बात क्या है कि सर एक इतिहास है, जिस इतिहास का पन्ना को मैं खोलना चाहता था। बहुत लगभग कहानी शुरू करूँगा तो सर 200 साल तक की कहानियाँ हैं मेरे पास, मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि सर इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊँगा सर मैं कि हमारे दादा नन्हे शाह, उन्होंने मगध भारत में ऐसा क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए आगे आए। उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ भाई पीढ़ियाँ आगे साथ में जुड़ती रही देश की आज़ादी के लिए, जिसमें उनके जो मौलाना नन्हा शाह के जो पोते थे उनका नाम था शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन। दादा साहेब इसलिए बोला जाता था कि दादा साहेब के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित थे वो, और अमीरुद्दीन उनका नाम था। तो अमीरुद्दीन एक ऐसा नाम था मगध भारत के लिए जो अपने आप में शेर था, जिन्होंने कई अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए, कई अंग्रेज़ों की चौकियों को उड़ा दिया, कई मतलब क्या क्या ही बोले उनके बारे में कि मैं जब उनके बारे में याद करता तो रोंगटे मेरे खुद खड़े हो जाते कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हज़ारों से ज़्यादा लाखों अंग्रेज़ों को उन्होंने मार गिराया था। तो ब्रिटिश राज में उनके लिए शूट आउट साइड का ऑर्डर निकल गया था, इनको मार दिया जाए कि अमीरुद्दीन बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है ब्रिटिश राज में, सारे ब्रिटिश सैनिकों को मार रहा है, तो लगता है ये क्रांति लेकर ही आएगा, ये आज़ाद देश को करवा ही देगा। तब जाकर आपने सुना होगा कि 1919 अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग में गोलियों से भूनकर वहाँ पे निहत्थे लोगों को, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था। तो वो रोलक एक्ट जनरल डाइन के कहने पे जिन्होंने जलियांवाला बाग पे जिन्होंने अटैक किया था, उनको उस रोलक एक्ट को बिहार मगध भारत भेजा गया था, जहानाबाद, जहाँ पे उनके साथ एक बैटल हुई, फाइट हुई। लगभग 400 से 700 लोग अमीरुद्दीन के सेना में थे, जिन्होंने उनके साथ बैटल की, फाइट की, और वो शहीद हो गए, उनकी गोली के शिकार हो गए। उसके बाद उनके बेटे शमसुद्दीन ने उनकी मुहिम को जारी रखा, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी हुआ करते थे, और वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी के साथ उन्होंने आंदोलन काफ़ी किया। और मगध भारत के अंदर में जितना भी गांधी जी के द्वारा एक खादी वस्त्र का प्रचार हुआ है, उसमें सबसे आगे शमसुद्दीन जी आगे रहे, उनके बेटे गुलाम रसूल जी आगे रहे। गुलाम रसूल जी को ब्रिटिश राज में कैद कर लिया गया था उनको, और उनके सीने पे लोहे के सरिये से दाग कर उनको सजा दी जाती थी, जिसके बाद पूरा जहानाबाद, पूरा बिहार उनकी दर्द को महसूस कर पाया, और उनको वहाँ से छुड़ाया, उन्होंने बेल कराई, और देश की आज़ादी में मुहिम के लिए सपोर्ट करना शुरू किया। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब तक हमारी 4 पीढ़ियाँ इस दुनिया से जा चुकी थी, और उन 4 पीढ़ियों के जो खानदान थे, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था ब्रिटिश राज में, कि एक घर में 40 लोग रह रहे तो 40 लोगों को घुस के मार दिया जाता था, 50 लोग रह रहे, 20 लोग रह रहे, कहते कि अमीरुद्दीन के खानदान के लोग मार दो। तो ऐसे करके लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 5वीं जो पीढ़ी थी हमारी, जो ऊपर आप देख रहे हैं लाइन से, 5वीं पीढ़ी, गुलाम रसूल, ये मेरे पापा के दादा लगे। तो इनके बाद का सिलसिला, तो 47 के बाद सिलसिला क्रांतिकारी आंदोलन का रुक गया था, पर मुझे लगा कि इस इतिहास के पन्ने को खोला जा सके, तो मैंने 2023 में पहली बार अमीरुद्दीन जी के नाम से शुरू किया अवार्ड फंक्शन,
शहीद दादा साहेब अमीरुद्दीन गौरव अवार्ड, और सबसे बड़ा जरिया ये था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक सिनेमा डायरेक्टर के तौर पे जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सबसे ईजी है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, इतिहास के पन्नों को खोलना, ताकि हमारा ख़ानदान का जो इतिहास दबा दिया गया उसको मैं लोगों तक लेकर आऊँ। कि देश की आज़ादी में किसी एक घर के 5 लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति नहीं दी है। तो 5 पीढ़ियों की आहुति देने तक कितने खानदान, कितने लोगों को मार दिया गया था, वो तक मैं लोगों तक बताना चाहता था। फिर भी वो हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का काम था कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने वो शहीद हुए। तो उन्हीं के नाम से ही मैंने सोचा कि ये अवार्ड फंक्शन मैं करता हूँ, ताकि अपने सभी एक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी इन्फ्लुएंसर, सोशल वर्कर्स हैं, सबको मैं सम्मान करूँ उनके नाम से, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और ये बात मेरी उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचे। अजय सर, आपने अवार्ड शो किया, ये तो बहुत सराहनीय काम है। इसके अलावा ये जो इतिहास की चीज़ें हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और सिनेमा इसका अच्छा एक माध्यम है। क्या आपने सोचा, आप तो डायरेक्टर है, क्या कभी आपने सोचा है कि इस पर एक फिल्म बने या डॉक्यूमेंट्री बने जो लोगों तक सच में जानी चाहिए? जी, तो आप जब भी कास्ट करना चाहोगे तो मेरी जिम्मेदारी उनको लेके, अरे डेफिनेटली, थैंक यू सर, 100% जो भी है मैं लेके। तो इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मेरा प्लान ये है कि हिस्ट्री ऑफ जहानाबाद को, क्योंकि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट 200 साल पुराना इतना बड़ा बना नहीं पाएंगे हम, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको 3D में बनाया जाए, इस पूरी फिल्म को 3D में बनाया जाए, और इसमें पूरा आज का, प्रेजेंट का पूरा पास सब कुछ दिखाया जाए। तो तैयारी तो बहुत बड़ी है, कहते हैं ना तैयारी बहुत बड़ी, तो माल भी उतना चाहिए, तो इसकी पैसे, फाइनेंस एंड प्रोड्यूसर, तो ये सब चीज़ें चल रही है हमारी। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कितना गर्वान्वित में महसूस कर रहे हैं सर? पूरी हिस्ट्री ने बता दी भाई ने, तो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट अवार्ड मिला है मुझे, और पूरा इतिहास तो इन्होंने बता दिया, तो मैं इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सब बता दिया भाई ने, बस बोलने। जी युवराज, क्या कुछ बोलना चाहेंगे शहीद दादा साहब अमरुद्दीन गौरव अवार्ड शो के बारे में, और किस तरह की तैयारी आपने इस शो के लिए कराई? भैया जो अभी पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया, तो कल भैया भी आए हुए थे, उनका एक शूट था, तो गुजरात से आए, और क्योंकि रात लेट नाइट वो आए, तो उनका सारा यहाँ का जो भी अरेंजमेंट था, जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने की, और वो सिर्फ 2 घंटे सोए। उन्होंने मुझे रात में बोला कि युवराज प्लीज़ थोड़ा सा, अगर मतलब एज आ बड़ा भाई उन्होंने मुझसे बोला कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करवा दो मेरे साथ, तो मैंने कहा ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने भैया के साथ में पूरे दिन लगाए। भैया ने लगभग, मैं बोल सकता हूँ कि हर जगह उन्होंने दौड़ भाग की, ना वो बैठे, ना वो सुकून से सांस लिए, वो